रॉजर, कैप्टन युवराज रिपोर्टिंग फ्रॉम मिशन गरुड़। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? यहाँ पर जंगल में हमारे ऊपर एक बड़े भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर ने हमला किया है। हमारी सभी यूनिट्स मर चुके हैं। आई रिपीट, हमारी सभी यूनिट्स मर चुके हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पर बैकअप भेजिए। ओवर एंड आउट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है और मैं भारत की स्पेशल फोर्स में काम करता हूं। आज से 6 साल पहले हमें एक अनोखा मिशन पे भेजा गया था। हमें खबर मिली थी कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर में कुछ घुसपैठिया जंगल में छुपे हुए हैं और वो लोग भारत पर एक बड़े हमले की तैयारियां कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स की 3 दल शामिल थे। हर एक दल में 6 कमांडोज थे। हमारा ऑपरेशन रात की 9 बजे शुरू हो गया था। हम सबके पास नाइट विजन गॉगल से लेकर हर तरह का आधुनिक हथियार मौजूद था। हमारा मिशन का नाम गरुड़ रखा गया था। हमारी सभी दल को मिशन गरुड़ के 7 दिन पहले कड़ी ट्रेनिंग दिया गया था, क्योंकि वहां पर हमारा सामना 2 खतरनाक चीज़ों से होने वाला था। एक था आतंकवादी और दूसरा था जंगल। हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जंगल सुंदरबन में अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आना था। अगर आपको सुंदरबन नेशनल फॉरेस्ट के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं कि यह जंगल भारत और बांग्लादेश के बीच 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला एक विशालकाय जंगल है। ये जंगल खासकर बाघों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो पल भर में किसी भी इंसान को एक झटके में मार सकते हैं। हम सबको एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के सहायता से भारत की बॉर्डर पर छोड़ा गया। उस वक्त रात की करीब 10 बज रहे थे। हम लोग जंगल में उतरते ही 3 यूनिट्स में बंट गए थे। मेरी यूनिट में मैं खुद कैप्टन था। हमारी तीनों यूनिट्स को जंगल की तीनों दिशाओं में खोजने का निर्देश दिया गया था। मैंने वहां पर उत्तर दिशा को चुना था। मेरी यूनिट्स सावधानी से उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेरी यूनिट्स में 6 कमांडोज थे और वो सभी हाईली ट्रेंड सोल्जर थे। जंगल में खोजते समय 2 कमांडोज आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ और साइड में 2 सोल्जर हर तरफ से नज़र रख रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने टीम मेंबर से अलग नहीं होना है। अगर किसी को जंगल में कोई हलचल दिखता है तो वो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। मेरी परमिशन के बगैर कोई भी एक गोली तक नहीं चलाएगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है। हमें सबसे पहले उन घुसपैठियों का ठिकाना ढूंढना होगा। जंगल बहुत ही घना और डार्क था। हमें समय समय में जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। हमारी हेलमेट में नाइट विजन गॉगल्स लगाया गया था, जिसके मदद से हम अंधेरे में साफ देख सकते थे। उस वक्त करीब 10:30 बज रहा था। हम लोग आधे घंटे में जंगल की करीब 2 किलोमीटर तक खोज कर चुके थे, लेकिन हमें उन घुसपैठियों का ठिकाना अब तक नहीं मिल पाया था। जंगल के इतने अंदर आने के बावजूद भी हमारा सामना किसी भी जंगली जानवर या फिर बाघ से नहीं हुआ था। हम सब लोग सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर और चलने के बाद मैंने अपनी यूनिट को थोड़ा रुकने का आदेश दिया। मैंने कहा, सब लोग रुक जाओ, मुझे थोड़ा बाकी यूनिट से संपर्क करना है। हम सब लोग कुछ देर के लिए वहां पर रुक गए और मैंने यूनिट 1 और यूनिट 3 से संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा, हेलो यूनिट 1, यूनिट 3, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उन्होंने रिप्लाई में कहा, यस कैप्टन युवराज, हम आपको सुन सकते हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हें घुसपैठियों का कोई ठिकाना मिला, कोई अपडेट? उन्होंने कहा, अब तक तो नहीं, लेकिन हमारा सामना 2-3 शेरों से हो चुका है। इस इलाके में बहुत सारे शेर घूम रहे हैं। मैंने कहा, अजीब बात है, मेरी यूनिट जिस दिशा में है वहाँ पर तो हमें एक भी शेर नज़र नहीं आ रहा है। शेर तो छोड़ो, एक जंगली जीव भी नज़र नहीं आ रहा है।
उन्होंने कहा, ठीक है कैप्टन, अगर कुछ मिले तो हमसे कांटेक्ट जरूर करना। ओवर एंड आउट। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर जंगल में आगे बढ़ने लगे। कुछ किलोमीटर्स और जाने के बाद हमें एक नदी दिखाई दिया। हमने देखा नदी की उस पार घने पेड़ों के बीच एक हल्का सा रोशनी दिख रहा है। उसे देख हम सब चौकन्ने हो गए। हम सभी एक एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी पोजीशन ले लिया। मैंने अपनी राइफल पे लगा डिजिटल स्कोप के जरिए नदी की उस पार देख रहा था। मैंने देखा वहाँ पर पेड़ों के बीच नदी के किनारे 3-4 छोटे छोटे तंबू नजर आ रहे थे और नदी के किनारे 4 आतंकवादी अपनी बंदूक पकड़कर वहाँ पर पहरा दे रहे थे। वो नदी ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसकी मोटाई करीब 50 मीटर होगा। हम नदी पार नहीं कर सकते थे क्योंकि नदी की बहाव थोड़ा ज़्यादा था और वो 4 आतंकवादी नदी पर अपना नज़र गड़ाए रखे थे। मैंने अपनी यूनिट से पूछा, क्या लगता है तुम लोगों को, हमें नदी पार करना चाहिए या फिर यहीं से हमला करना चाहिए? उनमें से एक ने कहा, कैप्टन, हमारे लिए नदी को पार करना रिस्की हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नदी कितनी गहरी है। नदी की बहाव से हम बह सकते हैं और नदी पार करते समय अगर वो लोग हमें देख लेते हैं तो हमारे ऊपर हमले भी हो सकते हैं। मैंने कहा, तो फिर फैसला हो गया, हम लोग यहीं से उनके ऊपर अटैक करेंगे। सब लोग अपने अपने पोजीशन ले लो, मेरी 3 गिनते ही फायर करना। 1 2 3 फायर। हमारी एक राउंड की फायर में नदी की उस पार 2 आतंकवादी नीचे गिर गए। गोलियों की आवाज़ सुन के और 6 आतंकवादी उस तंबू से बाहर आए। उनके हाथ में AK-47 ऑटोमेटिक राइफल थी। वो लोग भी हमारी ओर गोलियां बरसा रहे थे। मेरी यूनिट्स पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उनके पास अच्छे कवर थे जिसके वजह से हमें निशाना लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। गोलियों की शोर से पूरा जंगल कांप उठा था। आसमान में पक्षियां उड़ रहे थे। जानवरों में उथल पुथल मच चुकी थी। उन आतंकवादियों की गोलियों से हमारा एक जवान भी घायल हो गया था। उसकी कंधे पर एक गोली लगा था और बहुत तेज खून बह रहा था। ये मारधाड़ करीब 15 मिनट तक चलता रहा लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी जानवर की गरजने की आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ बहुत ही ऊंचा था। वो तेज आवाज़ नदी के उस पार से आ रहा था जहां से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे। उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाना रोक दिया। उसके कुछ क्षण बाद फिर से वो चीख सुनाई दिया। इस बार उनका संख्या 2 था। हम लोग भी गोलियां चलाना कुछ समय के लिए रोक दिया। मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था और चारों तरफ पक्षियां उड़ रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग रुक चुका था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अचानक फायरिंग क्यों रोक दिया और वो ऊंचा दहाड़ किस जानवर का था। कुछ देर के लिए जंगल शांत पड़ गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके बाद उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आतंकवादी की चीख सुनाई दिया। वो डर से चिल्ला रहा था, बचाओ। उसके बाद नदी की उस पार से फिर से गोलियां चलने लगा। लेकिन वो लोग हमें निशाना नहीं बना रहे थे। उन्हें नदी की उस पार कोई जानवर बुरी तरीके से मार रहा था। वो लोग उस पर गोलियां चला रहे थे। उस जानवर की भयानक गुर्राहट हमारी कानों तक पहुंच पा रही थी। हम लोग तो सबसे पहले कुछ देर तक आश्चर्य से देखते रहे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर नदी के उस पार चल क्या रहा है। कुछ समय बाद नदी की उस पार चीखने चिल्लाने की और गोलियों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया। मैंने अपनी राइफल पे लगा डिजिटल स्कोप के जरिए देख रहा था। वहाँ पर अब कोई भी हलचल दिख नहीं रहा था।
पक्षियों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी। माहौल एकदम शांत लग रहा था। मैंने अपनी यूनिट्स को आदेश दिया, जो लोग घायल हैं वो लोग यहीं पर रुकेंगे और बाकी सब मेरे साथ नदी के उस पार चलेंगे। हमारी यूनिट में एक जवान घायल था। मैंने उसकी कंधे से खून की बहाव को रोकने के लिए एक कपड़ा टाइट से बांध दिया और उसे वहीं रहने का आदेश दिया। उस जवान को छोड़कर अब मेरी यूनिट में 5 लोग थे। हम सब ने सावधानी से एक दूसरे की हाथ को पकड़ते हुए नदी को पार किया। जब हम लोग उनकी तंबू के पास गए तो हमने जो भयानक नज़ारा देखा वो मैं बता नहीं सकता। वहाँ पर लाशें बिखरे पड़े हुए थे और उन लाशों की सिर गायब था। उनकी पेट को बीच में से फाड़ा गया था। उनकी पेट की अंतड़ियाँ जमीन पर बिखरे हुए थे। खून की छींटों से तंबू की कपड़े लाल हो गए थे और कुछ लाशों की तो 2 टुकड़े हो गए थे। वहाँ पर हमने एक और चीज़ नोटिस किया। वहाँ पर एक AK-47 राइफल ज़मीन पर पड़ा हुआ था जो बीच से टूटा हुआ था। ये देखकर हम सब लोगों की पसीने छूट गए। आखिरकार वो भयानक जानवर कौन था जिसने लोहे की बंदूक को भी टेढ़ा कर दिया? हमें वार्न किया गया था कि उस जंगल में हमारा सामना बाघ से हो सकता है, लेकिन कोई बाघ इस तरह से लोगों को नहीं मारता। बाघ अपनी शिकार को यूं ही मारकर छोड़कर नहीं जाते, वो उन्हें खाने के लिए अपने साथ घसीटते हुए लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ का मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ पर लाशों में पंजों के निशान पाए गए जो बाघ के पंजों से बहुत ही बड़े और गहरे थे। हम सबके लिए चिंता की विषय तो ये था कि यहाँ पर लोहे से बना बंदूक को किसी जानवर ने तोड़ दिया था। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हम सब में से एक जवान ने कहा, कैप्टन आपको याद है हम जब गोलियां चला रहे थे तब इस ओर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दिया था। उसके बाद ही ये सब कांड हुआ। वो दहाड़ काफ़ी हद तक एक भेड़िया की आवाज़ के जैसा ही था। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन ये सब काम भेड़िए का नहीं हो सकता। एक भेड़िया कभी भी लोहे की बंदूक को टेढ़ा नहीं कर सकता। तो फिर कौन था वो? कौन था वो हैवान? हम लोग बातें कर ही रहे थे, तब अचानक हमें झाड़ियों में कुछ हलचल दिखा। मैंने अपनी यूनिट से कहा, सब लोग तैयार रहना, वो हैवान शायद यहीं पर घूम रहा है। हम लोग सावधानी से उस झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। हम सबकी राइफल की नली उसी झाड़ियों की तरफ मुड़ा हुआ था। हमने जाकर देखा, वहाँ पर एक आतंकवादी अधमरा अवस्था में पड़कर तड़प रहा था। उसकी चेहरा उस हैवान की पंजों से फाड़ा गया था और उसकी छाती पर एक बड़े जानवर की काटने के निशान था। उसकी छाती और चेहरे से बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वो हमें बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। वो हमें कह रहा था, मार दो मुझे, मार दो, मैं ये दर्द और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जमीन में अपने घुटनों के बल बैठकर उसे धीरे से पूछा, कौन था वो? कौन था वो जानवर जिसने तुम लोगों का ये हाल किया है? बताओ कौन था वो, और वो कैसा दिखता था? क्या वो एक भेड़िया था या फिर एक बाघ? उसकी जबान काँप रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मुझे थरथराते हुए कहा, वो कोई भेड़िया या बाघ नहीं था, वो तो एक राक्षस था। वो राक्षस मानव और भेड़िया का मिश्रण था। उसकी बातें सुनकर हमारी एक जवान ने कहा, मानव और भेड़िया? कहीं तुम मानव भेड़िए की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, मानव भेड़िया? ये तुम क्या कह रहे हो? ये मानव भेड़िया कौन है? उसने कहा, कैप्टन आपको नहीं पता, एक मानव भेड़िया इंसान और भेड़िया का मिश्रण होता है। मैंने अपने मिशन में कई बार इनका जिक्र सुना है। लोग कहते हैं कि जब पूरा चांद निकलता है तो वे इंसान से भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं। जब भी भेड़िया बनते हैं तो उन्हें अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता। उनके सामने जो कुछ भी आता है वे उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और एक बात,
उन्हें आम गोलियों से नहीं मारा जा सकता। उनकी घाव एक इंसान के मुकाबले बहुत तेजी से भर जाते हैं। एक बड़े भेड़िए मानव में 10 आदमियों का बल होता है। उसकी बातें सुनकर सब लोग डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई खतरनाक जीव यहाँ पर होता तो हमें इसके बारे में ट्रेनिंग में बताया गया होता, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी जीवों के बारे में हमें नहीं बताया है, ना ही हमारे पास कोई जानकारियाँ है। उसने कहा, कैप्टन क्या पता, उन्हें शायद इस तरह की असाधारण जीवों के बारे में पता ही नहीं होगा, या फिर उन्होंने हमसे जानबूझकर ये बातें छुपाया होगा। मैंने उन सब से कहा, तुम लोग डरो मत, मैं बाकी यूनिट से संपर्क करता हूँ। अगर इस जंगल में सच में कोई असाधारण जीव घूम रहा है तो मुझे ये खबर बाकी यूनिट्स को पहुँचाना होगा। मैंने अपनी सैटेलाइट फ़ोन से यूनिट 1 और यूनिट 3 को संपर्क किया, लेकिन उनकी ओर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैं कई बार कोशिश किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरी यूनिट्स में सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मानव भेड़िए जैसा खतरनाक असाधारण जीवों से कभी भी सामना नहीं किया था। हमें नहीं पता वो मानव भेड़िया क्या क्या कर सकता है। इस वक्त इस घने जंगलों में वो ही हमारा एक पहला टारगेट है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हम उसकी टारगेट है। हमारी बातों बातों में वो आतंकवादी कब मर चुका था ये हमें पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि हम सब लोगों का ध्यान बस एक ही चीज़ पर था, मानव भेड़िया। हम लोगों को इतना तो पता चल गया था कि वो मानव भेड़िया गोलियों की आवाज़ से आकर्षित होता है, इसीलिए मैंने सबसे कह दिया था, आखिर कुछ भी हो जाए, ज़रूरत ना पड़ने पर गोलियां कोई भी नहीं चलाएगा। हमें बाकी यूनिट्स को ढूंढना है। भगवान ना करे कि उनका सामना भी किसी मानव भेड़िए से ना हो गया हो। हम सब ने फैसला किया, हम लोग पूर्व दिशा की ओर नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग बिना कोई आवाज़ किए सावधानी से हर तरफ से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने घड़ी देखा, उस वक्त रात की 12 बज चुके थे। हमें जल्दी से बाकी की यूनिट्स को ढूंढकर उस जंगल से बाहर जाना था। हम लोग चलते जा रहे थे। कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद मेरी कानों को एक हल्का सा आवाज सुनाई दिया। मैंने सबको कहा, रुक जाओ। शायद मैंने किसी की आवाज सुना, शायद कोई लड़की है। हम लोग शांत होकर उस आवाज को सुना तो हमें पता चला कि वो आवाज जंगल के अंदर से आ रहा था। हमें लगा शायद कोई यहाँ पर फंसा हुआ है। हमने उस आवाज का पीछा किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, आखिर इतनी रात को जंगल में एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देना ये कोई साधारण बात नहीं है। घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरने के बाद हमें एक बड़े से पेड़ दिखाई दिया और फिर हमने देखा उसके नीचे नग्न अवस्था में एक लड़की बैठकर रो रही थी। उसकी चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो अपनी घुटनों के बल बैठकर अपनी चेहरा छुपाकर रो रही थी। हम लोग उस लड़की से 15 फीट की दूरी पर थे। मैंने अपनी बंदूक उसकी ओर करते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर इस वक्त इस घने जंगलों में क्या कर रहे हो? और तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना है? अपनी हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ। वह लड़की मेरी बात मानकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर बहुत सारे खरोच दिख रहे थे। हम सब डरे हुए थे। मैंने उस लड़की से कहा, ये लड़की अपनी चेहरा दिखा, कौन है तू? यहाँ पर क्या कर रही है? उस लड़की ने मेरी बात को मानते हुए अपने चेहरे से बालों को हटाया। जैसे ही उसने अपनी चेहरे से बालों को हटाया, हमने उसकी आंखें देखी। उसकी आंख
येलो कलर की थी और वो अंधेरे में चमक रही थी। वो लड़की हम सबको अपने सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमारी डर से गला सूख गया और हमारी दोनों टांगें कांपने लगी। वो लड़की हमारे सामने एक इंसान से एक खूंखार मानव भेड़िए में बदल गई। सबसे पहले उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई और फिर उसकी पूरा शरीर पर काले काले बाल उगने शुरू हो गए और उसके बाद उसके इंसानी दांत टूटकर नीचे गिर गए और उसके बदले 2 बड़े बड़े दांत उसके मुंह से बाहर आने लगा और कुछ देर बाद उसने गरजना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो एक मानव भेड़िए में बदल गई जिसकी हाइट करीब 12 फीट ऊंचा होगा। हम लोग उस खौफनाक नज़ारे को देखकर कुछ समय के लिए जम गए थे। हमारी हाथ पैर डर के मारे हिल नहीं रहे थे। हमारे सामने एक बड़ा विशालकाय मानव भेड़िया खड़ा था। मैंने सब लोगों से कहा, अरे देख क्या रहे हो, गोलियों से भून दो उसे। हम सबकी राइफल में जितनी भी गोलियां लोडेड थी वो सब कुछ हमने उस हैवान पर चला दिया था, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। हमने देखा हमारी गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने कहा, भागो यहाँ से। जैसे ही हमने अपनी 1 कदम पीछे हटाया, उस मानव भेड़िए ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उस भेड़िए ने हमारी एक जबान को अपनी पंजों से जकड़ लिया और उसकी पेट को बीच में से फाड़ दिया। हम लोग डर के मारे जंगल में भागने लगे। कौन किस दिशा में जा रहा था ये किसी को भी पता नहीं था। हम सब अपने अपने जान बचाने की पूरी कोशिश करते हुए उस हैवान से दूर भाग रहे थे। बाकी जवानों के साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैं बस अपनी जान बचाकर उस समय भाग रहा था। जंगल में भागते भागते मेरी सांस फूलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मानव भेड़िया मेरे पीछे नहीं था। मैंने एक पेड़ के पास जाकर चैन से सांस लिया और मैंने अपनी सैटेलाइट फ़ोन के जरिए अपनी बेस पर कॉल लगाया। रॉजर, कैप्टन युवराज रिपोर्टिंग फ्रॉम मिशन गरुड़। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? यहाँ पर जंगल में हमारे ऊपर एक बड़े भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर ने हमला किया है। हमारी सभी यूनिट्स मर चुके हैं। आई रिपीट, हमारी सभी यूनिट्स मर चुके हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पर बैकअप भेजिए। ओवर एंड आउट। मैंने अपनी बेस पर संदेश भेज दिया था। मुझे बस उनकी आने का इंतज़ार करना था और उस मानव भेड़िए से बचकर रहना था। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था आखिर इस जंगल में कितने मानव भेड़िए घूम रहे हैं। मुझे बस उनसे दूर रहना होगा। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिया और उसे दूर फेंक दिया, क्योंकि एक भेड़िए की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर मैं ऐसे ही घूमता रहा तो वो मानव भेड़िया जरूर मुझे सूंघ लेगा। मैंने अपने कपड़े उतारने के बाद अपने पूरे त्वचा पर जंगल की गीली मिट्टी का लेप लगा दिया ताकि उस हैवान को मेरी गंध ना मिल पाए। मैं थका हुआ अकेला काली अंधेरों में जंगलों में भटक रहा था। कुछ देर ऐसे ही भटकने के बाद मैंने एक आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ आसमान से आ रहा था। वो एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। वो हमारी सेना का एक बचाव हेलीकॉप्टर था। वो लोग हमें ढूंढने आए थे। मैंने देखा मेरे सिर के ऊपर से होकर वो हेलीकॉप्टर निकल गया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उन्हें आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था।
वो मुझे देख नहीं पा रहे थे, ना ही मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पा रही थी। वो हेलीकॉप्टर मुझसे दूर जा रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बंदूक को आसमान की तरफ मोड़ा और हवा में गोलियां चलाने लगा। और फिर मैंने देखा, गोलियों की आवाज़ सुन के वो हेलीकॉप्टर वापस मेरी तरफ मुड़ा। मेरी फायरिंग की फ्लैशलाइट को देखते हुए उन्होंने मेरी लोकेशन को ढूंढ लिया। मैंने देखा वो हेलीकॉप्टर मेरी सिर के ऊपर आकर रुक गया और उसके अंदर से 2 बचाव कर्मचारी रस्सी के सहारे नीचे उतरे। उनकी हाथ में हथियार था। उन्होंने मुझे देखकर मुझे कहा, अपनी हाथ ऊपर करो और घुटने के बल बैठ जाओ और अपना पहचान बताओ। मैंने कहा, मैं कैप्टन युवराज फ्रॉम मिशन गरुड़। उन्होंने मेरी आईडी कंफर्म किया और उन्होंने मुझे पूछा, कैप्टन तुम्हारी बाकी की सोल्जर कहाँ गए? मैंने उन्हें डरे हुए और रोते हुए कहा, ऑफिसर यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। यहाँ पर एक भेड़िया मानव खुला घूम रहा है। उसने मेरी यूनिट्स की सारी जवानों को मार डाला। शायद मैं अकेला बचा हूँ इस जंगल में। मुझे बाकी यूनिट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम लोग बातें कर ही रहे थे, तभी फिर से उस हैवान की दहाड़ सुनाई दिया। मैं उन्हें बार बार कह रहा था, यहाँ से जल्दी चलो यहाँ से, वो हैवान हमारे आसपास घूम रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, आप घबराइए मत, अब हम आ गए हैं, अब तुम सेफ हो, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे एक बेल्ट पहनाया और रस्सी की सहारे ऊपर खींचने लगे। मैं ज़मीन से करीब 30-40 फीट ऊपर झूल रहा था। तब मैंने देखा, जंगल से एक मानव भेड़िया भागते हुए आया और उन दोनों कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते वो मानव भेड़िया उन दोनों की गर्दन को मुंह से पकड़कर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। बाकी बचाव कर्मचारी जो हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठे थे, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी ऊपर खींच लिया। हमने हेलीकॉप्टर में लगा लाइट को चारों ओर घुमाया, लेकिन उन दोनों ऑफिसर का कोई भी अता पता नहीं था। ना तो उनकी बॉडी नज़र आ रहा था, ना वो मानव भेड़िया। मुझे पता था वह लोग अब जिंदा नहीं बचे होंगे। हम लोग उन्हें रात भर ढूंढते रहे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने पायलट को कहा कि सर, मेरी यूनिट की एक जवान घायल था, वो एक नदी के पास हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। हम जब नदी के किनारे पहुँचे तब वो जवान वहाँ पर लेटा हुआ था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के वो बाहर नदी के किनारे पर आया। बचाव दल की बाकी कर्मचारियों ने उसे वहाँ से रेस्क्यू किया और हम लोग अपनी बेस पर वापस लौट गए। मैंने बेस पर पहुंचकर हमारे साथ घटा खौफनाक घटना के बारे में सबको बताया। बेस पर सभी लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ। जब सुबह रेस्क्यू टीम जंगल में खोजने के लिए गए तब उन्हें हर तरफ भयानक लाशें मिली। मिशन गरुड़ में सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बच गया था। शायद मेरी किस्मत उस दिन मेरे साथ थी, इसीलिए मैं आज आपको ये कहानी सुना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानियों का सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। आज की स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आगे ऐसी ही रहस्यमय डरावनी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें, ताकि हमारी आने वाले स्टोरीज़ को आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, क्या आप अगले वीडियो में भेड़िया मानव के ऊपर एक सीरीज़ देखना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा स्टोरी सुनना चाहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।